नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। नए अंक के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज हम बताएंगे आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार एक स्टैंडिंग इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के बारे में और बात करेंगे एक ऐसे अनमैन्ड व्हीकल के बारे में जो हवा में उड़ने के साथ साथ पानी के अंदर और पानी के ऊपर भी तैर सकेगा। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल न्यूज़ इन साइंस को सब्सक्राइब करें ताकि आप विज्ञान से जुड़ी किसी भी खबर से बेखबर ना रहें। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आईआईटी मद्रास में लॉन्च हुई देश की पहली इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर। शोधकर्ताओं ने बनाया ऐसा अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हवा के साथ साथ पानी के ऊपर और पानी के अंदर चलने में होगा सक्षम। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। भारत की पहली मैनुअल स्टैंडिंग व्हील चेयर विकसित करने वाले आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अब एक इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर तैयार की है। यह स्वदेशी व्हीलचेयर भारतीय दिव्यांगों को खुद के पैरों पर खड़ा करने का सपना साकार करने का मौका देकर न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ाएगी बल्कि उनके पुनर्वास में सहायक होगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिव्यांगों को आसान और कुशलता के साथ हर तरह से व्यावहारिक जीवन देने के लिए दुनिया भर में व्हील चेयर में कई तरह के अपग्रेडेशन किए गए, लेकिन यह आधुनिक उपकरण काफी महंगे होने के चलते भारत के आम दिव्यांग की पहुंच से काफी दूर रहे। इसी को देखते हुए दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण विकास और अनुसंधान में काम कर रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के टीटी के पुनर्वास शोध एवं उपकरण विकास केंद्र R2D2 ने भारत की पहली स्वदेशी सबसे ज्यादा कस्टमाइजेबल इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर विकसित की है। नियो स्टैंड नाम से ये एक कॉम्पैक्ट स्टैंडिंग व्हील चेयर है जिसमें मोटराइज्ड स्टैंडिंग मैकेनिज्म से नेविगेशन को आसान बनाया गया है। व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति एक बटन दबाकर आसानी से खुद खड़ा हो सकता है, यानी अब एक पूर्णतः दिव्यांग भी खड़े होकर आमने सामने बात कर सकता है। हाथ बढ़ाकर किताब लेना हो या फिर काउंटर पर खड़ा होकर एक कप कॉफी का आनंद, ये सभी काम कर सकता है। So we've designed a device where it is very easy for someone to stand. We've integrated standing into this wheelchair such that just by pushing a button they can come to the standing position. And that makes it very easy for them to practice standing on a daily basis. आईआईटी मद्रास के इस प्रभाग ने इससे पहले भारत की पहली मैनुअल स्टैंडिंग व्हीलचेयर एराइज भी विकसित की थी, जो बिना किसी सहायता के दिव्यांगों को खड़े होने और बैठने में सक्षम बनाती है। टीटी के R2D2 केंद्र के शोधार्थियों ने नियो बोल्ट नाम से हाथ और बैटरी दोनों से चलने वाली हाइब्रिड व्हीलचेयर भी तैयार की। ये दोनों ही उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध हैं। इसी कड़ी में आई नियो स्टैंड ऐसे दिव्यांगों के लिए जिनका ऊपरी धड़ भी ठीक से काम नहीं कर पाता, न केवल वरदान साबित होगी बल्कि रक्त संचार और पाचन जैसी समस्याओं को ठीक रखने में भी मदद करेगी। एक्चुअली में ये व्हीलचेयर जो है काफ़ी और प्रोत्साहन दे रही है, हौसला दे रही है हमें, क्योंकि पहले हम जब भी स्टैंड करते, क्योंकि हमें स्टैंड की ज़रूरत होती है, तो हम जब स्टैंड करते थे तो हमें एक सपोर्ट चाहिए होता था पीछे से, कि कोई पीछे हो ताकि हम गिरे ना पीछे या साइड में गिरे ना, बैसाखी लेकर या वॉकर लेकर चलते थे। बट इससे ये फ़ायदा है कि हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है एंड कोई पर्टिकुलर टाइम की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी चाहे इस पर बैठ सकते हैं और इस पर स्टैंड हो सकते हैं। पूरी तरह स्वदेशी सामग्री, डिजाइन और तकनीक से तैयार किए जा रहे ये उत्पाद किफायती और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं। न्यू स्टैंड और इससे पहले के सभी सहायता उपकरणों का आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप न्यू मोशन व्यावसायीकरण कर रहा है। बहुत जल्द न्यू स्टैंड भी भारतीय बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने
एक हाइब्रिड अनमैन्ड एरियल व्हीकल डिजाइन किया है। शोधकर्ताओं द्वारा तैयार इस ड्रोन का प्रोटोटाइप हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में तैर सकता है और पानी के अंदर भी जा सकता है। पूरी तरह से स्वदेशी यह तकनीक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर औद्योगिक विकास में कारगर साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट। रिमोट कंट्रोल्ड हवा में उड़ने वाले व्हीकल हों या पानी पर तैरने वाले रोबोट या फिर पानी के अंदर की जानकारी देने वाले वाहन, आज ये तकनीक आमतौर पर मौजूद है, देखी जा सकती है। लेकिन अगर ये तीनों काम एक ही रोबोटिक वाहन करे तो जरूर हैरत होगी। आपको बता दें, अब बहुत जल्द भारतीय तकनीक से तैयार ऐसे स्वदेशी वाहन उपलब्ध हो सकेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा ही हाइब्रिड यूएवी प्रोटोटाइप विकसित करने में सफलता हासिल की है। ये वाहन एहिंग्या पंक्षी की तरह हवा में कलाबाजियां खाने के साथ साथ पानी में उतरकर तैर सकता है और गोता खाकर गहराई तक की खबर ला सकता है। एक एनहिंगा नाम का एक पक्षी होता है, वो क्या करता है, हवा में तो उड़ता है और आके सीधे पानी में आके लैंड कर जाता है और पानी में तैरता रहता है, जैसे एक बतख तैरता है। और जब उसका मन होता है वो अंदर डुबकी लगाता है, जो उसको खाना होता है वो कुछ खा पी के फिर वापस आके हवा में उड़ जाता है। तो इसको देखा तो हमने सोचा क्या कितना फायदेमंद होता अगर हमारे पास ऐसी मशीन होती, हमारे पास ऐसा रोबोट होता जो बिल्कुल ऐसे ही कर पाता, हवा में उड़ पाता और फिर पानी में लैंड कर पाता, फिर पानी के अंदर भी जा पाता और पानी के बाहर भी फिर से वापस आ जाता। तो ये सोच के हमने फिर ये सिस्टम बनाया जो ये सारे काम एक ही चीज सारे काम कर सकते हैं। फिलहाल शोधकर्ताओं ने 3D प्रिंटिंग द्वारा इस बहुउद्देशीय वाहन का प्रोटोटाइप विकसित किया है, जिसे विभिन्न एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर हवा में उड़ने के अलावा पानी पर लैंड करने, पानी की सतह से हवा में उड़ान भरने, पानी के अंदर गोता खाने और नेविगेट करने जैसे मैन्यूवर्स सिखाए गए हैं। यह यूएवी अभी हवा में 15 मिनट तक उड़ान भर सकता है और पानी के अंदर 8 घंटे तक रह सकता है। इस नवाचार का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे अंडर वाटर रिफाइनरीज की निगरानी और उनकी जांच पड़ताल, रिजर्वायर्स की निगरानी, बाढ़ आदि स्थिति में बचाव कार्य आदि। यही नहीं, मनोरंजन उद्योग में भी यह यूएवी काफी सहायक हो सकता है। ये जो प्रोटोटाइप हमने बनाया है, इसकी खास बात यह है कि एक ड्रोन जैसा दिखने वाला है ये, लेकिन ये हवा में तो उड़ ही सकता है, लेकिन ये पानी पे लैंड कर सकता है और जरूरत पड़ने में पानी के अंदर भी आ सकता है। तो इसकी वजह से इसको काफी ज्यादा चीजों में यूज किया जा सकता है, जैसे बाढ़ आने पर रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं और कहीं अधिक पानी होता है, जैसे नेवी में आप शिप के नीचे का डेक अगर आपको चेक करना है, आपके पास कोई तरीका नहीं होता, आपको या तो डाइवर भेजना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप एक रोबोट जाके चेक करके आ सकता है और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे आप भेज सकते हैं किसी को। और इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे रिफाइनरीज होती है, रिफाइनरीज में क्या होता है कि एक फॉल्ट किस कोने में आपको नहीं पता, आप ड्रोन भेज के पानी के अंदर हो पानी के बाहर हो, क्योंकि रिफाइनरी आपको पता होगा जो ओशन में रिफाइनरीज होती है, आधी ओशन के अंदर होती है आधी बाहर। तो अब दोनों पाइपों को चेक करना है, जो हवा में है और जो पानी के नीचे है, तो ये दोनों पाइपों को चेक कर सकता है कहाँ पे ऑयल स्पिल है। तो इस तरीके से काफी मददगार होगा। अभी तक इस तरह की तकनीक अमेरिका और चीन जैसे कुछ देशों के पास ही मौजूद थी। भारतीय शोधकर्ताओं की इस कामयाबी से अब भारत भी उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक और सामग्री से तैयार ये हाइब्रिड वाहन मेक इन इंडिया मुहिम को भी कारगर साबित कर रहा है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। बीती 22 मार्च को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भारत के पहले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई। कर्नाटक के चल्लकेरे स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इस लैंडिंग मिशन को अंजाम दिया गया। इस मौके पर इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस रीयूजेबल प्रक्षेपण यान के डिजाइन को 2012 में मंजूरी दी गई थी और पहला परीक्षण 2016 में किया गया था।
हाइपरसोनिक उड़ान, ऑटोमेटिक लैंडिंग, संचालित क्रूज उड़ान जैसी विशेषताओं के साथ ये ऑल रॉकेट पूरी तरह रीयूजेबल सिंगल स्टेज 2 ऑर्बिट वाहन है। इसमें प्रक्षेपण रॉकेट और विमान दोनों तरह की कॉन्फ़िगरेशन सम्मिलित हैं, जो इसे दोबारा उपयोग लायक बनाती हैं। यानी सभी महंगे और जरूरी उपकरण वाहन के ऊपरी हिस्से में हैं, जो एक लॉन्च के बाद उपग्रह को तय ऊंचाई तक पहुंचाकर वापस धरती पर आ जाएगा। ये प्रयोग भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की लागत को काफी हद तक कम कर देगा। वहीं अंतरिक्ष में बढ़ रहे कचरे को कम करने में भी सहायता मिलेगी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी चेतावनी देते हुए विशेषज्ञों ने घोषणा की है कि दुनिया इलेक्ट्रॉनिक कचरे के खिलाफ लड़ाई में काफी पिछड़ रही है। एक हालिया रिपोर्ट में केवल एक वर्ष में वैश्विक स्तर पर 62 मिलियन मीट्रिक टन ई कचरा उत्पन्न होने की बात सामने आई है। ये आंकड़ा 2030 तक 1/3 बढ़कर 82 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँचने का अनुमान है। यूएसए स्थित नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च के वैज्ञानिक कीस बाल्डे ने बढ़ती ई कचरे की समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा, ई कचरे की वृद्धि इसको रिसाइकिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की तुलना में कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के निष्कर्ष ई कचरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं। ब्रह्मांड में ग्रह अपने तारे के चारों ओर उसी तरह घूमते हैं जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन कुछ ऐसा समय भी होता है जब यही तारे अपने ग्रहों को निगलना शुरू कर देते हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि 1 दर्जन तारों में से कम एक में ग्रहों के विलय का प्रमाण मिलता है। नेचर जर्नल में प्रकाशित यह खुलासा तब हुआ जब शोधकर्ताओं ने जुड़वा तारों का अध्ययन किया, जिनकी रचनाएं समान होनी चाहिए, लेकिन इन जुड़वा तारों के बीच रासायनिक अंतर देखने को मिला। मोनाश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और इस अध्ययन के मुख्य लेखक डॉक्टर फैन लियू के मुताबिक ये विश्लेषण साबित करता है कि इन तारों में से एक ने ग्रहों या ग्रह की सामग्री को निगल लिया, जिससे उसकी संरचना बदल गई। शोधकर्ताओं ने बाहरी अंतरिक्ष में फैले ऐसे 91 जुड़वा तारों का विश्लेषण किया और इनमें से लगभग 8% तारों की संरचना अलग अलग पाई गई। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। छब्बीस मार्च 1953 को अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता डॉक्टर जोनास साल्क ने एक राष्ट्रीय रेडियो शो में घोषणा की कि उन्होंने पोलियो वायरस के खिलाफ एक टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो पोलियो से बचाव कर सकता है। 1914 में न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुए साल्क ने पहली बार 1930 के दशक में वायरस पर शोध किया था, जब वो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मेडिकल छात्र थे। 27 मार्च 1845 को विल्हेम रॉन्टजन का जन्म जर्मनी के लोअर राइन प्रांत में एक व्यापारी और कपड़ा निर्माता की एकमात्र संतान के रूप में हुआ था। रॉन्टजन को प्रसिद्ध एक्सरे की खोज के लिए जाना जाता है और इसके लिए उन्हें 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 239 ईसा पूर्व 30 मार्च को हैली धूमकेतु के मार्ग का पहली बार चीनी खगोलविदों शिंग ची और वेन हिसियन थुंग खाओ द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। ये धूमकेतु लगभग हर 75 वर्षों में पृथ्वी के आसपास लौटकर आता है। आखिरी बार इसे 1986 में देखा गया था और अब इसके 2061 में लौटने का अनुमान है। 1 अप्रैल 1905 को बिहार के दरभंगा जिले के एक गांव पूसा में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था। 1934 में विनाशकारी भूकंप के बाद संस्थान को 1936 में नई दिल्ली में अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। संस्थान भारत की हरित क्रांति और मानव संसाधन विकास का केंद्र है, जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा और विकास में अत्यधिक योगदान मिलता है। तो आज के अंक में बस इतना ही
उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।